हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने डिटेल क्लास को देखा होगा। और आज वहीं से हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जहां से एग्जाम में आपके लिए काफ़ी जो है क्वेश्चन बनते हैं। और आज जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी है। अगर आपने डिटेल क्लास को देखा होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से खास क्वेश्चन हैं आपके लिए जो एग्जाम में बनते हैं। तो पहला है, निम्न में से कौन कश्मीर की प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? कढ़ाई वाली शाल, गलीचा, नामदार सिल्क, अखरोट की लकड़ी से बने फर्नीचर। तो ऑप्शन ए में है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में है तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी में है 1 2 3 तीनों, और ऑप्शन डी में है सभी। तो आपने डिटेल क्लास में देखा था, मुझे नहीं लगता है इसको सॉल्व करने में आपको जरा सा भी दिक्कत होनी चाहिए। आपने देखा था ये सारी चीज़ें कश्मीर की विशेषता हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंधेज वाले वस्त्र तथा हीरे जवाहरात जड़े आभूषण किस राज्य के प्रसिद्ध हस्तशिल्प हैं? ये भी काफ़ी इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी, तो इसको भी सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या ये तेलंगाना की विशेषता है, या राजस्थान की विशेषता है, या तमिलनाडु की विशेषता है, या मध्य प्रदेश की विशेषता है? तो डिटेल क्लास में हमने पढ़ा था, तो बात हुई थी कि जो बंधेज के कपड़े हैं, जो कढ़े वहाँ जो मोस्टली आप देखते हैं कि जो चुंदरी मिलती है वो मोस्टली बंधेज की कढ़ाई की होती है। तो राजस्थान की बंधेज का जो कढ़ाई है ये काफ़ी फेमस है। साथ ही हीरे जवाहरात के जो वहाँ पे जड़ाई की जाती है आभूषणों पे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए बच्चों, ये सारी विशेषता किसका है? राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बीदरी के काम, क्या ये तेलंगाना का है? हाथी दांत की नक्काशी, क्या ये केरल का है? ढोकरा धातु, क्या ये छत्तीसगढ़ का है? और चिकन की कारीगरी, क्या ये असम का है? तो ये तो बहुत ही इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि एग्जाम में बार बार आता है, लेकिन आपके लिए काफ़ी आसान है क्योंकि ये आपके अपने ही स्टेट की बात है। और आपको पता है चिकन कारी के लिए लखनऊ पूरे विश्व में, इंडिया में सभी जगह प्रसिद्ध है। तो आपको पता है ये तो आपका बिल्कुल गलत ही है, ऑप्शन नंबर डी ही गलत है इसमें। निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध हस्तशिल्प नहीं है? पहला चमकीले बर्तन, दूसरा मीनाकारी, तीसरा रेशम की साड़ी, चौथा है हीरे व जवाहरात। तो आप देख रहे हैं कि हमने ऊपर के जो क्वेश्चन है उसमें भी बहुत सारे पॉइंट को देखा है, और आपको पता है कि इसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं इसमें कहीं भी हमने डिटेल क्लास में रेशमी वस्त्र की बात नहीं की थी, क्योंकि रेशम का उत्पादन राजस्थान में नहीं होता है। इसका उत्पादन आपने देखा था कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, असम इन क्षेत्रों में होता है। तो ईरी, मूंगा, टसर, ये सारे जो रेशम के प्रकार हैं भारत में पाए जाते हैं। तो रेशम वस्त्र के लिए राजस्थान प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांजीवरम की साड़ियाँ किस राज्य प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? किस राज्य की प्रसिद्ध जो हस्तशिल्प है वो कांजीवरम की साड़ी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ये मैसूर का है, या लखनऊ का है, या तमिलनाडु का है, या मध्य प्रदेश का है? तो हमने इसके बारे में भी क्लास में बात किया था और मैंने कहा था इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं। और आपको पता है ये कहाँ की बात हो रही है? तो ये तमिलनाडु की विशेषता है कांजीवरम की साड़ियाँ, और साथ ही तांबे की मूर्ति भी वहीं की विशेषता है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश राज्य, एक और भी है बच्चों, ब्रोकेड तथा जरी वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध राज्य। कौन सा राज्य है जो ब्रोकेड और जरी वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने डिटेल क्लास को देखा होगा तो बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हैं। क्या ये बनारस की विशेषता है, या ये पश्चिम बंगाल की विशेषता है, या लखनऊ का है, या तमिलनाडु का है? तो आपको पता है तमिलनाडु तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ हमने कांजीवरम देख लिया, लखनऊ नहीं है, सिल्क होगा। अब आपको बनारस और पश्चिम बंगाल में सोचना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने डिटेल क्लास को देखा है तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बनारस की साड़ियों में ही जरी की कढ़ाई होती है और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपनी कढ़ाई के लिए। मध्य प्रदेश राज्य किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? कोसा सिल्क और चंदेरी सिल्क की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, या चिकन की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, या ताम्र मूर्तियों कांजीवरम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, या जरी वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आप देख सकते हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है। हमने इसको डिटेल क्लास में अच्छे से बात किया है कि मध्य प्रदेश जो है ये कोसा सिल्क और चंदेरी सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंत के फर्नीचर के लिए निम्न में से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है?
क्या जो बनारस है ये बेत के फर्नीचर के लिए जाना जाता है, या ये असम की विशेषता है, या फिर ये केरल की विशेषता है, या मैसूर की विशेषता है। तो आपको बताना बच्चों कि बेत के फर्नीचर कहाँ बनाए जाते हैं। और मैंने बताया था कि बेत के फर्नीचर काफ़ी मजबूत और आकर्षक होते हैं, और इसके लिए आपका आसाम, पूर्वोत्तर का जो राज्य है असम, ये जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीप की वस्तुओं के लिए निर्माण के लिए जो विशिष्ट केंद्र है वो कौन सा है, और हमने इसको पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थान थे जहाँ पर सीप की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। क्या ये नागेश्वर था, या बालाकोट था, या दोनों थे, या कोई नहीं था। तो आपको बताना बच्चों कि सीप के निर्माण, जो सीप से वस्तुएं बनाई जाती हैं, इसके लिए कौन प्रसिद्ध था। तो मैंने बताया था कि आपका बालाकोट बंदरगाह नगर था, और ये दोनों नगर आपके प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शिल्प उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। कौन सा वो स्थल था जो उद्योग केंद्र के रूप में था, जहाँ पे विभिन्न तरह की चीज़ों का उत्पादन किया जाता था। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है, ध्यान देंगे। वो कौन सा स्थान है जहाँ से मन का बनाने के कारखाने, जहाँ से सौंदर्य प्रसाधन, जहाँ से अन्य जो वस्तुएं हैं वो पाई गई हैं। तो आपको पता चल गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, चीन हुदड़ो की बात कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चीन हुदड़ो या चान हुदड़ो निम्न में से किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध उत्पाद था। क्या ये मोतियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, या सीपी काटने का प्रमुख केंद्र था, या मोहरों का निर्माण होता था, या सभी के लिए प्रसिद्ध था। तो आपको पता है ये उत्पाद स्थल है, औद्योगिक केंद्र है, यानी कि यहाँ पे लगभग सभी चीज़ों का निर्माण होता था। तो यहाँ पे लिखिए आपके तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी के लिए जाना जाता था। संगम काल में वस्त्र निर्माण के प्रमुख केंद्र थे, कौन सा था। उरैयूर था, मदुरै था, दोनों थे, या कोई नहीं था। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा पूछता है। संगम काल की बात करें या दक्षिण की बात करें तो उरैयूर और मदुरै दोनों ही अपने वस्त्र निर्माण के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हैं। मौर्य काल में काशी व पुड्रु किसके लिए प्रसिद्ध थे। ये एग्जाम में आ चुका है, काशी और पुड्रु किसके लिए प्रसिद्ध थे मौर्य काल में। तो ऑप्शन में है पहला है रेशमी वस्त्र, दूसरा है मलमल कपड़े, तीसरा है दोनों, और डी है कि कोई नहीं। और आपको पता है कि काशी यानी कि बनारस और पुड्रु किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो ये रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर बंगाल की बात करें तो वो अपने मलमल के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट बच्चों, मौर्यकालीन हस्तशिल्प में दुकुल क्या था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि दुकुल क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये श्वेत व चिकना वस्त्र था, या रेशमी वस्त्र था, या मलमल का वस्त्र था, या टसर वस्त्र था। तो बताएंगे बच्चों कि आपका जो दुकुल है ये क्या था मौर्य काल में। तो आप देख रहे हैं कि ये एक श्वेत और चिकना वस्त्र था। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मौर्यकालीन हस्तशिल्प में छौम क्या था। छौम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या ये रेशमी वस्त्र था, या ये मलमल का वस्त्र था, या श्वेत वस्त्र था, या ये सभी थे। तो आपको बताना बच्चों कि छौम क्या था। और ये भी मैंने क्लास में आपको डिस्कस किया था कि ये आपका जो छौम है ये रेशम का वस्त्र था। ये एग्जाम में आ चुका है, छौम और दुकुल। तो दोनों याद रखेंगे, दुकुल श्वेत चिकना वस्त्र है और छौम आपका रेशमी वस्त्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मौर्यकालीन हस्तशिल्प के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इस काल में राजनीतिक एकता एवं शक्तिशाली केंद्रीय शासन के बदौलत व्यापार वाणिज्य में उन्नति हुई थी। दूसरा, मेगास्थनीज ने अनेक प्रकार के धातुओं की खदानों का जिक्र किया है। तीसरा, मौर्य काल में काष्ठ शिल्प के विकास में पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। चौथा, उरैयूर एवं मदुरै वस्त्र निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे। तो आप बहुत आसानी से इसका सही आंसर बता सकते हैं और आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल क्लास में बताई हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको ज़रा सा भी दिक्कत होगा। दूसरा, ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको पता है उरैयूर और मदुरै ये दक्षिण का है, और दक्षिण जो है ये मुगल साम्राज्य में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर आपका वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका लास्ट वाला गलत है। किस काल में लोग वस्त्र निर्माण के लिए रंगाई, बुनाई, कढ़ाई की कला से परिचित थे। क्या ये सल्तनत काल था, मुगल काल था, गुप्त काल था, या मौर्य काल था। तो बात करेंगे तो इन सारे
मतलब टाइम में ये काम हुआ करते थे, लोग परिचित थे। लेकिन जो सबसे उन्नत किस्म की व्यवस्था हम देखेंगे तो शुरुआत में प्राचीन में गुप्त काल में देखने को मिलता है। गुप्त काल में ये सारी चीज़ें काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हालांकि ये काम सभी काल में हुआ, ऐसा नहीं है कि अन्य काल में नहीं है, सभी काल में है। गुप्तों के काल में काफ़ी अच्छी स्थिति में था। किस काल में सोने के तार से कपड़ों पर कढ़ाई के काम के लिए मतलब जो है जाना जाता या प्रचलित था? कौन सा काल था जब वस्त्र के ऊपर सोने के तार से कढ़ाई किया जाता था और इसके लिए काफ़ी फेमस है? तो आपको बताना बच्चों कौन सा वो काल है। क्या ये जो है आपका मुगल काल है, या सल्तनत काल है, या गुप्त काल है, या ब्रिटिश काल है? तो आपको पता है कि कौन सा काल है, हमने डिजिटल क्लास में पढ़ा था। ये सल्तनत काल की घटना है जब जो कपड़े हैं उस पर सोने के तार से कढ़ाई किया जाता था। नेक्स्ट है, किस काल में वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि देखी गई? क्या ये मुगल काल था, ब्रिटिश काल था, सल्तनत काल था, या मौर्य काल था? बताना है आपको बच्चों कि किस काल में वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि देखने को मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है ऐसा किस काल में हुआ है? ऐसा सल्तनत काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सल्तनत काल में वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि का कारण था? कौन सा कारण है जो सल्तनत काल में वस्त्र निर्माण में वृद्धि के लिए जिम्मेदार था? क्या बुनने वाले पहिए की वजह से, या सूत काटने के यंत्र की वजह से हुआ, या बुनाई के यंत्र के वजह से हुआ, या सभी के वजह से हुआ? तो आप जानते हैं ये सारे आविष्कार हो चुके थे जिसकी वजह से ये संभव हुआ। मैंने बताया था बुनने वाले पहिए ने भी इसमें अपनी योगदान दिया है, सूत काटने के यंत्र ने भी योगदान दिया, बुनाई के यंत्र में योगदान दिया, और कागज ने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था जिस पर प्रैक्टिस हो जाया करती थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मुगल काल में सूती वस्त्रों के निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र थे? कौन था? आगरा, बनारस, जौनपुर, मालवा, बंगाल, बुरहानपुर? ऑप्शन में है कि पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरे में है दूसरा, चौथा, छठा, तीसरे में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, और डी में है 2, 3, 4। तो आपको पता है कि ये सारे जो स्थान हैं ये मुगल काल में सूती वस्त्र के निर्माण के केंद्र थे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुगल काल में रेशमी एवं मलमल के कपड़े निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध थे? क्या लाहौर प्रसिद्ध था रेशम और मलमल के लिए? क्या गुजरात प्रसिद्ध था, या आगरा प्रसिद्ध था, या सभी प्रसिद्ध थे? तो आपको पता है मुगल काल में भी हमारे यहाँ जो शिल्प था काफ़ी उन्नत अवस्था में था, और लगभग यहाँ पे जितने महत्वपूर्ण नगर दिए हुए हैं सभी जगह पे ये सारी चीज़ें उन्नत अवस्था में थी या प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, मुगल काल में अमृतसर राज्य किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? क्या ये ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, या सूती के लिए प्रसिद्ध था, या रेशम के लिए प्रसिद्ध था, या सभी के लिए प्रसिद्ध था? तो आप ऐसे भी कॉमन सेंस का उपयोग करके कर सकते हैं। अमृतसर आपके पंजाब में पड़ता है, और पंजाब आज भी ऊनी वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो उस समय भी किसके लिए प्रसिद्ध होगा? ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल में इत्र का निर्माण किसने किया था? गुलबदन बेगम ने, अस्मत बेगम ने, नूरजहां ने, या रुकैया बेगम ने? ये एग्जाम में बच्चों बहुत ही बार आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए काफ़ी इजी भी होगा, क्योंकि हमने डिटेल क्लास में इसके बारे में बात किया था कि किसने इत्र निर्माण की खोज की थी। तो नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र निर्माण, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को ढूंढा था, और इस विधि को उन्होंने अपनी पुत्री नूरजहां को भी बताया था। तो ऑप्शन में अस्मत बेगम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुगल काल में इत्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था कौन सा केंद्र? जौनपुर, कन्नौज, पाटन, या आगरा? आपको बताना बच्चों कि कौन सा है जो मुगल काल में इत्र के लिए जाना जाता था। और ये भी काफ़ी इजी है, मुगल काल ही नहीं वर्तमान में भी ये जगह इत्र के लिए प्रसिद्ध है, और इसे इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। और आपको पता चल गया होगा इत्र नगरी मतलब कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में बी औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई? क्या ये 1814 में शुरू हुआ, या 1813 में शुरू हुआ, या 1820 में शुरू हुआ, या 1811 में शुरू हुआ? तो आपको बताना है कि भारत में बी औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है किस काल में जो है इस प्रक्रिया में तेजी आ गई थी? बच्चों ये याद रखेंगे, तीव्रता आ गया था, तीव्रता याद रखेंगे, तीव्रता आया। तो ये बताना आपको कि तीव्रता कब आया। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डेट दिया है, इनमें से किस काल में तीव्रता आया, कौन सा टाइम पीरियड था?
तो आपको पता है 1813 का जब चार्टर एक्ट आया और जो अंग्रेज हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और पूरे ब्रिटेन वाल यानी कि पूरी यूरोपीय कंट्रीज को अधिकार मिल गया यहाँ पे व्यापार करने के लिए। इस समय हमारे यहाँ जो विऔद्योगिकरण है बहुत तेजी से बढ़ा था। उसके पहले विऔद्योगिकरण हो रहा था, चल रहा था, लेकिन यहाँ आते आते जो चीज़ें हैं और भी ज़्यादा तीव्र हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। मौर्य काल में बनी काली ओपदार मिट्टी के मृदभांड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है कि मौर्य काल में बना जो काले ओपदार मिट्टी के बर्तन हैं, ये आपको बताना है कि इस पे किस रंग का उपयोग किया गया। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे भी पता चल रहा है कि काली है, तो जाहिर सी बात है लाल व काले या उत्तरी काले या उत्तरी सफ़ेद चित्रित या सभी, तो काला जिसमें होगा वही होगा। आप देख रहे हैं लाल के साथ भी दिया है, लेकिन ये उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड हैं। और मैंने आपको डिटेल क्लास में बताया था कि इनको उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर खुदाई में उत्तर के क्षेत्र में मिले हैं, इसी वजह से इनको उत्तरे और ऊपर से काले कलर के हैं, काले मृदभांड कहा गया है। ये रीज़न है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने डिटेल क्लास को अच्छे से देखा होगा तो क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा और आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतने बच्चों, नेक्स्ट डे हम और डिटेल क्लास और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।